दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरसी में। इस वीडियो से हम ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसका ऑलमोस्ट 40 से 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को कम समझ में आती है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि मैं इस चीज़ को मान करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं समझ में आता है, तो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो बने रहिए, फिर हम इसी तरीक़ा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े ही मज़े से पढ़ाएंगे। बस आपसे हमें आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को एक के बाद एक सीक्वेंस में देखें। ये मेरा आपसे वादा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न की समझ पाएंगे, बल्कि आप किसी को भी, अपने छोटे भाई बहन को, दोस्तों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपर लेवल की समझा सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। बस यही गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को एक के बाद एक सीक्वेंस में देखें और हम जो आज की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आज के हम न्यूमेरिकल्स करें, थ्योरी करें, जो भी करेंगे उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। तो आइए इनके थोड़ा से इनके विषय में बात कर लेते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए, तो आइए फ्रेंड देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन बोला जाता है। तो यानी कि कार्बनिक रसायन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बनिक यानी कि कार्बन के विषय में बात करनी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो देखते हैं कि कार्बन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। देखो, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे चीनी, शक्कर, बूरा, जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे और ऑलमोस्ट देखो, जो आप बड़े प्यार से चाउमीन खाते हैं ना, उसमें जो डलने वाला सिरका होता है वो भी ऑर्गेनिक ही होता है, कार्बनिक ही होता है। और जो हम जल पीते हैं, यानी कि जो हमारा प्राणदायी है, और ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक ही है। ये सारी चीजों का अध्ययन हम ऑर्गेनिक में ही करते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारी दवाइयां हैं, एस्प्रिन, ये बहुत तगड़ी हमारे सिर दर्द के लिए हम काम में लेते हैं। किसके लिए? सिर दर्द के लिए। एस्प्रिन एक ड्रग है जो कि हम सिर दर्द के लिए इसे यूज करते हैं। और देखते हैं पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है, ये बहुत तगड़ा एंटीबैक्टीरियल है। और आगे देखो, मॉर्फिन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मॉर्फिन जानते हैं ना आप, ये एक ऐसी दवाई है कि एक इस प्रकार का ड्रग है जो कि हमारा पेन किलर है, बहुत तगड़ा पेन किलर है ये मॉर्फिन, पेन किलर। बट इस समय आपको ये बाजार में यानी कि मार्केट में उपस्थित ये दवाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसको खाने से आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत हो जाती है, इसलिए आपको बाजार में नहीं मिलती। सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। और जैसे ईंधन है हमारे, ये भी सारे ऑर्गेनिक है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और कोयला भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या अब हम देख पाते हैं क्या बॉडी के अंदर भी हमारे ऑर्गन्स हैं, क्या बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक है हमारे। तो देखते हैं, जो हमारा डीएनए होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है ऑलमोस्ट। जो हम ये त्वचा देख पा रहे हैं आप, ये त्वचा जो हमारी खाल है, ये भी एक ऑर्गेनिक यानी कि पॉलीमर है, क्या बहुलक है, एक प्रकार का ये। तो जैसे दांत हैं हमारे, ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं, इसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही करेंगे। हड्डियां हैं हमारी जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है, तो इनका अध्ययन भी किसके अंदर करेंगे हम? ऑर्गेनिक के अंदर। डीएनए, आरएनए, डीएनए जो हमारे गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे कि मैं अपने पिताजी का हूं, यानी कि पापा जी के मेरे कुछ गुण मेरे अंदर होंगे उनके, इसी तरीके से आप में जो गुण होंगे आपके पापा जी के होंगे, आपकी संतान में गुण जाएंगे वो आपके जाएंगे। यानी कि डीएनए भी क्या है? एक ऑर्गेनिक ही है। और हमारा आरएनए, यूरिन जो हम टॉयलेट करते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक ही है। और हमारे जहां तक कि आप देख पा रहे हैं सीमन, जानते हैं ना, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिक ही है। और वस्तुएं जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हाथ में मेरे पेन है यानी कि मार्कर है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये प्लास्टिक है, पॉलीमर है, इसका भी अध्ययन हम ऑर्गेनिक के अंदर ही करते हैं। चश्मा, स्कूल बैग, दर्पण, शीशा और पॉलीथीन, आप अच्छे तरीके से जानते हैं पॉलीथीन, एक एथीन होती है
उसको बहुत सारे अणु एक साथ जोड़ करके नहीं पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, जिसको हम आम भाषा में पन्नी कह देते हैं। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक है। मार्कर, इसकी स्याही जो होती है, ये भी जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक ही है। जैसे कि हमारे जो भी विटामिन होती हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, विटामिन बी, ये सब कहाँ पर, ये की सब क्या होती है, ऑर्गेनिक के अंदर ही हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि धूम्रपान, शराब पीते हैं, बहुत गंदी बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो इसी तरीके से शराब है, बीड़ी, सिगरेट और बियर वगैरह जो होती हैं, इन सारे के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक ही है, यानी कि एथिल अल्कोहल पाया जाता है इनमें, C2H5OH। शराब में जो पाया जाता है उसका सूत्र होता है बेटा C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और जो हमारे तत्व होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी में आपने देखा होगा, हमारी मम्मी, माता बहनें जो भी देखती है, औरतों को देखा होगा आपने, जो भी ज्वेलरी पहनती हैं, वो भी क्या होती है, ऑर्गेनिक ही होती है सब। उनका अध्ययन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही करेंगे। जैसे सोना, चांदी और तार जिनमें लाइट चलती है, और सिल्वर, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक है। और इनमें ही एक पाया जाता है कार्बन, क्या, कार्बन, जिसको सी से प्रेजेंट करते हैं। सारा का सारा खेल इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये एक ऐसा बंदा है जिसने अलग ही, मतलब कि इसने ये कह दिया कि अलग ही एक प्रकार की हमारे लिए केमिस्ट्री बना करके दे दो कार्बन की, इसलिए एक अलग ही प्रकार की केमिस्ट्री बनाई गई, जिसको हम कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और अदर्स की बात करूं मैं, जैसे मार्बल, जिस पर मैं खड़ा हूं, ये है, यहाँ भी एक मार्बल है, तो जो मार्बल है ये भी क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर ही आती है। जो भी हमारे कैल्शियम्स होते हैं वो भी हमारे ऑर्गेनिक के अंदर, जो सीमेंट दीवारें होती हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक, यानी कि सीमेंट भी ऑर्गेनिक के अंदर। पीओपी आपने अवश्य देखा होगा, छत पे होती है पीओपी, वो भी क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही होती है। इसका सूत्र होता है पीओपी का CaCO3 × 1/2H2O। और आपने अवश्य देखा होगा कि जब नाई की दुकान पे जाते हैं तो दाढ़ी बनाता है नाई, तो वहां के थोड़ा सा कट लग जाता है, तो वो बाद में एक पत्थर सा लगाता है, जिसको फिटकरी बोला जाता है, जो कि हमारे ब्लड को क्या कर देती है, रोक देती है, बहने से बचाती है। तो फिटकरी जो होती है, इसका भी सूत्र आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आज के लिख देता हूं। वैसे आगे इसके बारे में अध्ययन काफी करेंगे, सब चीजों के बारे में, कि K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। इन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही करेंगे। और देखो, जो आपके घर में बैटरा होता है, बैटरी होती है, उनके अंदर जो तेजाब होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। और कितनी खुशी की बात है कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं, जो मोबाइल हैं, हमारे मोबाइल फोन है, वो किस चीज के बने हुए हैं, इन सब चीज का अध्ययन किसके अंदर है, कार्बनिक रसायन के अंदर है। ठीक है, तो आइए और इसके विषय में बात करते हैं, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं, इसके परिचय करते हैं कि वास्तव में कार्बन के बारे में सारी बातें चल रही है। कार्बन आया कहां से है, कार्बन जो आया है ये वास्तव में बिग बैंग थ्योरी से आया है। चलो इसके विषय में थोड़ा आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वास्तव में कोर पार्ट है वो क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। तो देखते हैं कार्बन कैसे बना। जब ये वास्तव में हमारी जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना मानी जाती है, ये किससे मानी जाती है, आप भली भांति जानते होंगे कि ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है। और ये थ्योरी ये बताती है कि उस समय पर उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम जब नाभिकीय संलयन इनका क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, तो इनके काफी दिन बाद, नाभिक संलयन के काफी दिन बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, नाभिकीय विखंडन हो गया। क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय विखंडन, जिससे क्या हुआ कि काफी मात्रा में बहुत सारे हैवी पदार्थ यानी कि हैवी तत्व निकले, जिनमें से कार्बन भी था। और कार्बन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। कौन, कार्बन, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया।
यानी कि अब तुम सोच पा रहे हो पूरे ब्रह्मांड मतलब जो हमारे उल्का पिंड आते हैं कभी कभी पृथ्वी से आकर के टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें भी क्या पाया गया, शोधकर्ताओं ने देखा कि उनमें भी कार्बन पाया गया, यानी कि 19 टाइप यानी कि 19 प्रकार के एमिनो एसिड उनके अंदर पाए गए थे। कितने प्रकार के? 19 प्रकार के एमिनो एसिड उनके अंदर पाए गए थे। जो हमारे उल्का पिंड आते हैं, क्या उल्का पिंड जो आते हैं हमारी पृथ्वी से कभी कभी टकरा जाते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, उनके अंदर भी कार्बन पाया गया। तो पता चला कि जो ब्रह्मांड में पूरी जगह मतलब पूरे ब्रह्मांड में कार्बन फैला हुआ है। ठीक बात है। तो आइए इसके थोड़े से परिचय करते हैं, इससे थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं कि वास्तव में कार्बन है क्या, कि इसने इसको किस किस ने किस तरीके से डिफाइन किया है। आइए बात करते हैं इसके विषय में। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इसका इतिहास देखेंगे, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे चालू हुई हमारी कार्बनिक रसायन। तो हुआ क्या था, 17वीं शताब्दी यानी कि सन 1675 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीमरी। उन्होंने बताया था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है, उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कहा और उन्होंने पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया था। किस तरीका से? नंबर 1 था हमारा जंतु पदार्थ के और वनस्पति पदार्थ और खनिज पदार्थ के रूप में। उन्होंने 3 रूप से पदार्थों को विभाजित किया कि उन्होंने कहा कि इन तीनों चीजों से मिलकर ही हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे इनसे बने हुए हैं। तो आइए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, देखिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने तुम्हें भी बताया, मैंने लिख दिया है, अब देख सकते हैं आप। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी सन 1675 में लीवर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पदार्थ का वर्गीकरण किया था और वो वर्गीकरण जो किया था वो प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया था और उन्होंने पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। नंबर 1 खनिज पदार्थ, नंबर 2 वनस्पति पदार्थ और नंबर 3 जंतु पदार्थ के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया था, यानी कि मिनरल सब्सटेंस और वेजिटेबल सब्सटेंस, और ये जंतु पदार्थ यानी कि एनिमल सब्सटेंस के बारे में उन्होंने ये बता दिया कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं, यानी कि खनिजों से, वनस्पति से और जंतु पदार्थ से। यानी कि सभी को इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि इनके बाद में 18वीं शताब्दी में, कौन सी में, 18वीं शताब्दी में सन 1784 में कौन आए, एक लेवोसियर वैज्ञानिक आए जो कि हमारी केमिस्ट्री के पिता भी कहे जाते हैं। उन्होंने बताया इस बात को। हाँ तो बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी सन 1675 में लीमरी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पदार्थ को वर्गीकरण किया था। पदार्थ का वर्गीकरण उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया था और उन्होंने पदार्थ को 3 भागों में बांटा था। किस तरीका से? खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ, यानी कि मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस के रूप में। और इन्होंने बता दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये इस प्रकार से अलग अलग रूप में बटे हुए हैं, यानी कि खनिज पदार्थों से बन सकते हैं, वनस्पति पदार्थ से बनते हैं और जंतु पदार्थ से बनते हैं। इन्होंने इस तरीका से बता दिया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में सन 1784 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेवोसियर, जो कि हमारी केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। और ये इन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि जंतु और वनस्पति से जो मिलकर के यौगिक बनते हैं, यानी कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ से जो हमारा जो भी कंपाउंड बन रहा है वो उसमें क्या है कि कार्बन व हाइड्रोजन, क्या कार्बन व हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी कि अन्य तत्व भी हो सकते हैं, बट कार्बन व हाइड्रोजन होना अनिवार्य ही है। उन्होंने इस बात को बताया और उन्होंने बताया था कि इन दोनों में यानी कि हमारे जंतु और वनस्पति में एक घनिष्ठ संबंध है, एक गूढ़ संबंध है। आप देख भी पाते हैं कि पेड़ पौधों से हमारा जीवन और हमसे ही उनका जीवन है, यानी कि उनमें क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। इसलिए जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ यानी पदार्थ को जंतु व वनस्पति पदार्थ में अलग अलग वर्गीकृत करना निरर्थक है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए मैं उनकी लैंग्वेज को आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं।
तो देखिए 18वीं शताब्दी सन 1784 में लेवोसियर के प्रयोग द्वारा पता चला कि वनस्पति और जंतु दोनों से मिलकर के जो हमारा यौगिक बन रहा है, कोई यौगिक बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन व कार्बन में हिंदी में लिख देता हूं, हाइड्रोजन व कार्बन का होना अनिवार्य है। इनका होना अनिवार्य ही है। उसमें क्या है? अनिवार्य है कि ये दोनों चीजें तो उसमें जरूर मिलनी है। इनके अलावा और अन्य चीज भी हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, etc। ये अन्य चीजें भी क्या हो सकती हैं, जो हमारे ये अलग तत्व हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे तत्व और भी हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन और कार्बन का होना अनिवार्य है। और इन्होंने और अधिक प्रयोगों से बताया कि और अधिक प्रयोग करे, और इन्होंने बताया कि जो जंतु पदार्थ हैं, हमने जो पदार्थ को विभाजित किया है, कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर कि पदार्थ को विभाजित किया था हमने वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ में अलग अलग। इस तरीका से इनको, यानी कि इन्होंने बताया कि इनमें गूढ़ संबंध है, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। तो इस बात से क्या पता चलता है कि वनस्पति पदार्थ में जंतु पदार्थ, यानी कि पदार्थ को वनस्पति पदार्थ में जंतु पदार्थ में बांटना क्या है? बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है। तो इन्होंने इस बात को क्या कर दिया? खंडित कर दिया कि इनको अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। जब देखा कि वनस्पति और जंतु दोनों से जो यौगिक प्राप्त हो रहा है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही में ही उपस्थित था, तो इन्होंने कहा कि इसमें एक संबंध तो है। इन्होंने कहा कि एक संबंध तो है, और संबंध इतना घनिष्ठ है कि बहुत गहरा। यानी कि इन्होंने बता दिया वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ को अलग अलग बांटना क्या है? निरर्थक है, यानी कि क्या है? बेकार है। तो इस बात से क्या होगा? जो हमारे लीमरी वैज्ञानिक आए थे उनकी बात का खंडन हो गया यहाँ पर। तो देखो क्या होता है कि कोई जब बात खराब हो जाती है तो दूसरी बात उपजती है, सीधी सी बात है। और जब नई बात आती है, सीधी सी बात है, तो पुरानी बात का क्या होती है? उसको दबाया जाता है। और दबाई कब जाती है? जब वो थोड़ी बेकार होती है। तो सीधी सी बात है, नई नई खोजें कब होती हैं? जब किसी बात में आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो देखते हैं आगे फिर क्या हुआ कि पदार्थ को अब 19वीं शताब्दी के आरंभ में आए हैं। तो आगे चलकर ये क्या होता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थ को किस तरीका से वर्गीकृत किया जाएगा? कार्बन और अकार्बनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए फिर आगे किस तरीका से वर्गीकृत किया गया है, लिखता हूं बोर्ड पर। तो देखिए आपको बोर्ड पर देख ही रहा होगा, मैंने लिख दिया है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, क्या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखा था अभी तुमने कि 17वीं शताब्दी में लीमर ने, 18वीं शताब्दी में लेवोसियर ने, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो क्या हुआ था। अब देखो लेवोसियर को आप मैंने लिख दिया है फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पदार्थ का वर्गीकरण हुआ और प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर हुआ। वो कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ। नंबर 1 कार्बनिक और नंबर 2 अकार्बनिक। कार्बनिक को ऑर्गेनिक कहा गया और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक कहा गया। तो वास्तव में ऑर्गेनिक शब्द जो दिया था ये किसने दिया था? ये बर्जीलियस ने दिया था। किसने? बर्जीलियस ने, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। इन्होंने इस ऑर्गेनिक शब्द को दिया था और इसका मतलब उन्होंने बताया था कि जीवों से संबंधित, यानी कि जो चीजें जीवों से संबंधित होती हैं वो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कहलाती है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जंतु व वनस्पति दोनों से मिश्रण होते हैं, यानी कि जंतु या वनस्पति यानी कि जो सजीवों से होंगे वो क्या होंगे? हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाए जाएंगे। जैसे चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, चीनी यानी कि सुक्रोज होती है। यूरिया का सूत्र, जैसे यूरिया अल्कोहल एसिटिक अम्ल। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 अल्कोहल यानी कि C2H5OH। वैसे इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो ROH होता है, जहां पे R क्या होता है? कोई एल्किल यानी कि एल ग्रुप होता है।
ठीक है। एसिटिक अम्ल यानी कि हमारा CH3COOH, जो कि किस में पाया जाता है, जो कि किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नमक NaCl, तो हमें जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो खानों, चट्टानों, भूगर्भ यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें पाया जाता है। कौन? अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन सबसे मिलकर बने होते हैं, यानी खानों, चट्टानों, भूगर्भ यानी कि जो भी हमारे खानों से यानी कि जो जमीन से खोदे जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे अकार्बनिक कहलाएंगे। जैसे नमक, इसका सूत्र होता है NaCl, कॉपर सल्फेट इसका सूत्र होता है CuSO4, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टोमच यानी कि पेट के अंदर रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज समझ पाए होंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे कल इसी टॉपिक पर, लेकिन टॉपिक क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसको आप थोड़ा सा देख करके आना। टॉपिक होगा कि बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, विटाल फोर्स थ्योरी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो ठीक है, अब जब तक के लिए सभी के नमस्कार, हैव ए नाइस डे।